नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। लेक्चर हमारा 30 है और आज हम करंट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो डी न्यूट्रिशन और री न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो चलिएगा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, डी न्यूट्रिशन की और री न्यूट्रिशन की। डी नेचुरेशन एंड री नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है डी न्यूट्रिशन, डी नेचुरेशन। जो डी नेचुरेशन होता है ये भी क्या एक प्रोसेस है, और जो री नेचुरेशन है ये भी हमारे पास में क्या है, एक प्रोसेस है। और मैं आपको एक यहाँ क्लियर बात बताना चाहता हूँ, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, दोनों के दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो पहले हम डी नेचुरेशन की बात करेंगे। द प्रोसेस विच लीड्स टू ए चेंज इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल properties of a protein without affecting its chemical composition is called denaturation। जो प्रोसेस हमारे पास में होता है चेंजिंग का फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, जबकि प्रोटीन की कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन इसमें से चेंज नहीं होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डीनेचुरेशन। और इसका जो अपोजिट प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोल देंगे, रीनेचुरेशन। अब अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन की, और इसकी डेफिनेशन में आपको फटाफट लिख के भी आपके पास में यहाँ से ही छोड़ देता हूँ। जब नोट्स आपके आएंगे वहां पर ही आपको मिल जाएगा। द प्रोसेस विच लीड्स टू ए चेंज इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटीन without affecting its chemical composition। It's called denaturation। ठीक है, अब याद रखिएगा जो डीनेचुरेशन इसका जो अपोजिट प्रोसेस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रीनेचुरेशन। इसमें हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ अपोजिट डीनेचुरेशन इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। ठीक है,
अगर कभी इसमें हमारी बात आई लिखने की तो हम इसमें बहुत ही इजीली इसके साथ में इसकी डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर रीनेचुरेशन की हम बात करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं, एक लाइन और हमारे पास में आ जाएगी, द reversible process of the maturation is called रीनेचुरेशन। ठीक है, ये हमारा डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन दोनों के दोनों ही टॉपिक इसमें से क्लियर यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एंजाइम। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास में क्या है, एंजाइम है। चलिए 1 मिनट अब एंजाइम को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, कोई प्रोटीन से अटैच हुए हमारे पास में कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली किसी रिएक्शन में किसका काम करते हैं, कैटालाइज का। और इसकी डेफिनेशन भी हमने कुछ इसी टाइप से यहाँ पर दी हुई है और डेफिनेशन भी हम इसकी क्लियर कर सकते हैं। एंजाइम में बी डिफाइन एज an important class of globular proteins which act as biocatalyst in the living system. And are produced by the living cell. ठीक है, ये हमारे पास में डेफिनेशन हो जाएगी। एंजाइम को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्लास होती है किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, जो व्यवहार करती है किसकी तरह, बायोकैटालाइस्ट की तरह। कहाँ, लिविंग सिस्टम से। एंड आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल, और बना देती है किसे, लिविंग सेल को। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम हमारे पास में कौन कौन सी, इन्हें देख लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट हमारे पास में है एंजाइम की प्रॉपर्टी, ये हमारे पास में होती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, CIT। स्पेसिफिसिटी मतलब ये क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनके बारे में हमने कुछ इसी टाइप से इसमें लिख दिया है, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक एंड देयर एक्शन ऑन सब्सट्रेट्स। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा
हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, इन देयर एक्शन, अपने एक्शन में, ऑन सब्सट्रैक्ट्स पर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में इसमें एक एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में कुछ इस टाइप से, इसमें NH2CO NH2, ये हमारे पास में है यूरिया। हमने क्या काम करा, इसकी रिएक्शन करा दी किससे, वाटर से, और इसमें हमने लो क्वांटिटी में डाल दिया है यूरिएज। अब यूरिएज क्या काम करेगा, इसे डिवाइड कर देगा, इसमें से जो अमोनिया है इसे अलग निकाल देगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे इसमें से अलग निकाल देगा, ठीक है। इसी टाइप से इसकी रिएक्शन है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास में इसमें कैटालाइटिक इफिशियंसी। कैटालाइटिक इफिशियंसी, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं ये हाईली इफिशिएंट कैटालाइस्ट होते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन में इनकी हमें बहुत ही लो क्वांटिटी की जरूरत होती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ रिएक्शन अप टू 10 मिलियन टाइम्स एज कंपेयर टू द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से बात करेंगे, एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट कैटालाइस्ट का मतलब है जो रिएक्शन पहले केवल 1 स्पीड से वेलोसिटी में थी, मतलब बहुत ही कम स्पीड से गति कर रही थी, जैसे ही हम उसमें एंजाइम डाल देंगे तो उसकी स्पीड जो होगी 1000 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास में है वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज सफिशिएंट टू कैटालाइज ए रिएक्शन। थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी is sufficient to catalyze a reaction, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो बहुत ही लो अमाउंट होता है किसी रिएक्शन को कराने के लिए, किसी रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो पर्याप्त होगा, मतलब लो क्वांटिटी जो होगी वही पर्याप्त होगी किसी भी रिएक्शन की वेग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन बी हाईली इफिशिएंट, ठीक है। द एंजाइम रेनिन कैन coagulate over a million times of its own weight of milk protein. This is because the enzyme molecules get regenerated during their catalyzed activity. A typical enzyme molecule may be regenerated a million times in 1 minute. मेरा कहने का मतलब आपसे यहाँ था, जो लो क्वांटिटी होगी या केवल एक ही मोलिक्यूल क्या होगा, 1 मिनट में मिलियंस टाइम्स रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, बार बार रिएक्शन कर सकता है और प्रोडक्ट बना सकता है। और इस बार में हमारे पास में है 4 पॉइंट हमारे पास में है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, द कैटालाइज्ड एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज मिनिमम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। इसमें जो पीएच इनका होना चाहिए अराउंड एज 7.0, 7 के समथिंग होना चाहिए। जब भी हमारे पास में कोई भी एंजाइम रिएक्शन करेगा तो टेम्परेचर होना चाहिए 7 के आसपास, थोड़ा बहुत कम हो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, और टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो और लोएस्ट 25 डिग्री से कम ना हो, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच याद रखेंगे। तो हमारे पास में जो पीएच की वैल्यू है वो 7 के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है
वो हमारा 37 से 25 के बीच में होना चाहिए। चलिए, इसके बाद में हमारे पास में एक नेक्स्ट हेडिंग है जो हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट हमारे पास में एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, ये हमारे पास में इसकी 5th हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है। The action of enzymes are controlled by various mechanisms and they are very sensitive to inhibits, मतलब कैटालाइज, जो हमारे पास में कैटालाइटिक पॉइजन होते हैं उनके लिए हमारे पास में लाइन है। वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज HCl, H2S, CH2, etc. act as inhibitor for enzymes. In the presence of these substances, enzyme lose their activity. ठीक है, इनहिबिटर्स का मतलब होता है एंजाइम के लिए जो पॉइजन का काम करते हैं, मतलब जो एंजाइम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, जैसे कि HCl है, H2S है या फिर CH2S है। अगर किसी रिएक्शन में हम एंजाइम के साथ साथ में इन्हें डाल देंगे तो इससे जो एंजाइम की रिएक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम की रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड। चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड की। अब इसमें हमारे पास में इसके 2 मेथड हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं, आइए एक बार देख लेते हैं इन दोनों मेथड को। फर्स्ट हमारे पास में है इनमें एंजाइम सबस्ट्रेट मेथड या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे पास में है वो फर्स्ट हमारे पास में है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और सेकंड हमारे पास में है इसमें कीलॉग थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहती है कि जो सबस्ट्रेट होते हैं ये एंजाइम के साथ में रिएक्शन करते हैं। पहली थ्योरी समझिएगा, जो सबस्ट्रेट होते हैं ये एंजाइम के साथ में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं, एक साथ में कंबाइन हो जाएंगे ES। ठीक है, ES के बाद में हम क्या काम करेंगे, इनका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में जो E है, E से हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा, एक P1 और दूसरा हमारे पास बन जाएगा P2। ये भी एक साथ में अटैच है और कुछ टाइम बाद में एंजाइम अलग हो जाएगा और जो इसके प्रोडक्ट होंगे वे कैसे हो जाएंगे, अलग। ठीक है, अब याद रखिएगा ये ट्रांजिशन स्टेट है। ES जो है हमारे पास में ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, और S क्या है हमारे पास में, सबस्ट्रेट, और E क्या है हमारे पास में, एंजाइम। ठीक है, और इधर E भी हमारे पास में एंजाइम है और ये P1 P2 क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में है प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो हमारे पास में ये वाला सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी।
और सेकंड हमारे पास में है कीलोग थ्योरी, ये कीलोग सिस्टम। अब जो ये जो हमारे पास में कीलोग थ्योरी है या जो कीलोग सिस्टम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा इनसे अलग है। कैसे अलग है एक बार हम ये इसमें देख लेते हैं। चलिए इसमें हम क्या काम करेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारे पास में जो सबस्ट्रेट होता है उसकी एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए हम इसमें बात कर रहे हैं, जो हमारी सेकंड वाली थ्योरी है उसके लिए हम इसमें बात कर रहे हैं। अब देखिएगा हमारे पास में कुछ इस टाइप से बना हुआ है एंजाइम। ये हमारे पास में एंजाइम है। अब एंजाइम के लिए हमें क्या बनाना है, इसमें ये है हमारे पास में एंजाइम। ठीक है, और हम एंजाइम को किससे डिफाइन करेंगे, एंजाइम को हम डिफाइन करेंगे ई से। अब इसके बाद में हमें बनाना है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट हमें कुछ इस टाइप का बनाना है कि ये उसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट के लिए सबस्ट्रेट बनाते हैं। तो मान लीजिएगा सबस्ट्रेट हमारे पास में कुछ इस टाइप का है। ये हमारे पास में है सबस्ट्रेट। ठीक है, जब ये रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे जिसमें ये दोनों एक साथ में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जब ये इसमें मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होने के बाद में ये हमारे पास में कुछ हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप से इसके साथ में मिक्स हो जाएगा। इसे हम बोल देंगे ई एस कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोल देंगे, ई एस कॉम्प्लेक्स। इससे कुछ टाइम बाद में जो हमारे पास में एंजाइम है ये अलग हो जाएगा और इसके साथ में जो प्रोडक्ट है पी, ये हमारे पास में अलग हो जाएगा। जो हमारे पास में पी है ये क्या है, हमारे पास में प्रोडक्ट है, और जो ई है ये हमारे पास में क्या है, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। और ये वाला सिस्टम हमारा क्या लाता है, क्या, कीलोग सिस्टम। इसे हम क्या बोल देते हैं, कीलोग सिस्टम। ठीक है, इनके नोट्स भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। इनके साथ साथ में हमारे पास में इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसका एक अलग से नाम है, प्रोसेस नंबर 3, कोसलैंड इंट्रोड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हमारे पास में इसमें 3rd टाइप और होता है, इसे भी एक बार पढ़ लेंगे। कोसलैंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इस टाइप से मान लेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक स्पेशल टाइप की संरचना होती है, स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है, वो हमारा कुछ इस टाइप से हम इसे लेंगे। ठीक है, और जो एंजाइम होगा वो हमारा कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर का होगा,
कि जो इसके साथ में अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद में बिल्कुल एकदम फिट आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ टाइम बाद में क्या होगा, जो अ, हमारे पास में एंजाइम है वो अलग हो जाएगा और जो हमारे पास में सबस्ट्रेट था उससे क्या बन जाएगा, हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे पास में इस वाले चैप्टर में 2 लेक्चर और लगेंगे। शायद एक लेक्चर तो आपको कल मिल जाएगा, या मतलब आपके दिन में 2 लेक्चर आ रहे होंगे ना, तो ये 1 या 2 लेक्चर जो दिन में चलेंगे तो ये हमारा शायद जल्द ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर में। इसके बाद में जो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कि जो हमारे पास में 3rd यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो एक ही क्लास में एक ही लेक्चर में हमारी कवर हो जाए, ताकि हमें बार बार अलग अलग उसमें से टॉपिकों की जरूरत ना पड़े। चैप्टर भी छोटा है और कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। लेक्चर लंबा हो जाए कोई बात नहीं, तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।